नमस्कार, सिहांता आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी के लेक्चर के तहत आज हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीडीपी क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मान के बराबर सकल घरेलू उत्पाद होता है। अब आपके सामने यहाँ पर सवाल उठता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत हम निम्नलिखित एस्पेक्ट्स को शामिल करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि आपका पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो इस निचली स्लाइड में देखिए, ये आपका इंडिया का जितना भी ये जो आपका जमीन का हिस्सा है, ये आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। फिर इसमें क्या शामिल होता है? इंडियन एम्बेसीज, कमर्शियल एम्बेसीज एंड मिलिट्री एरियाज इन फॉरेन कंट्रीज। जो हमारे दूतावास हैं, वाणिज्यिक दूतावास हैं, या फिर हमारे किसी फॉरेन कंट्री में कोई भी हमारा मिलिट्री बेस है, वो सब भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी कि घरेलू क्षेत्र में शामिल होंगे। फिर तीसरा है इंडियन ओन्ड इंस्ट्रूमेंट्स रिसोर्सेज इन इंटरनेशनल एरिया, जैसे कि वो शिप्स हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, या रिसर्च सेंटर हो सकते हैं। तो ये कैसे होगा? देखिए, हमारा जो जो सी एरिया है, यहां से लेकर यहां तक लगभग 200 नॉटिकल माइल तक, तो ये तो हमारा ईईजेड हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन इसके बाद का जो एरिया है, और अगर इस तरफ कोई अगर आपका कंट्री नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका इंटरनेशनल वाटर हो जाएगा। और इंटरनेशनल वाटर में अगर ये इंडियन शिप है, तो ये भी हमारे घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत ही काउंट किया जाएगा। वैसे ही अगर किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में हमारा कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो वो एयरक्राफ्ट भी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में, वो हमारे घरेलू क्षेत्र में ही काउंट किया जाएगा। और उस वहां पर भी जो सेवाएं या उत्पादन हो रहा है, वो सब भी हमारे सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और होता है कि जो हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वहां पर जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं, उन रिसर्च सेंटर जो हमारे बने हुए हैं, वो भी वहां पर भी जो होने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं, वो भी हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में शामिल की जाएंगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको जो मैंने दिखाया कि देखिए, हमारा जो तटवर्ती क्षेत्र है, तो वहां से जो हमारा जो समुद्री क्षेत्र शुरू होता है, तो 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में हम 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वो 3 भाग हैं। पहला भाग है आपका टेरिटोरियल सी, जिसको हम कहते हैं कि तटवर्ती समुद्री क्षेत्र। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा आता है समीपवर्ती क्षेत्र, और जो तीसरा आता है वो है ईईजेड, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। पहला जो हिस्सा है वो आपका हमारे तट से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, वो हमारा तटवर्ती क्षेत्र है। फिर उसके बाद फिर हमारे तट से अगर हम 24 नॉटिकल माइल तक चले जाते हैं, तो वो हमारा जो है ना समीपवर्ती क्षेत्र है। और अगर हम अपने तट से 200 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, तो वो हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो हमारा जो समुद्री क्षेत्र है, भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है, इसमें 200 नॉटिकल माइल तक का जो भी एरिया है, वो सारा एरिया आपका हमारे घरेलू क्षेत्र में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद तो हमने अभी तक क्या समझा कि हमारी क्या है? एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री है जो भारत की, वो हमारा घरेलू क्षेत्र में शामिल होगा। उसके बाद जो हमारे दूतावास हैं, जो हमारे वाणिज्यिक दूतावास हैं, या हमारा कोई भी आर्मी बेस है किसी देश में, मिलिट्री बेस है, तो ये हमारे जो है ना दूसरे देश में जो हमारे जो ये बेसेस हैं, जो दूतावास हैं, ये हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आपका जो हमारे जो इंटरनेशनल एरिया है, जैसे हमारा जो समुद्री क्षेत्र है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र, तो यहाँ पर जो मतलब कि भारतीय कंपनियों के या भारत के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी एयरशिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, और हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां पर किसी भी देश का हक नहीं माना जाता है, तो वहां पर जो रिसर्च सेंटर है, वो सारे भी हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। और उसके बाद चौथे पॉइंट के अंतर्गत हमने समझा कि जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, उस समुद्री क्षेत्र में 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया हमारा घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। लेकिन इसमें से कुछ चीजें हम माइनस भी करेंगे, और वो चीजें क्या माइनस होंगी कि हमारे इस पूरे एरिया से, इस पूरे क्षेत्र से हमको ये एम्बेसीज, कमर्शियल एम्बेसीज, मिलिट्री
बेसिस जो फॉरेन कंट्री के जो हमारे भारत में हैं, वो सारे जो स्थल हैं वो हम अपने घरेलू क्षेत्र से माइनस करेंगे। वो हम इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि इन जैसे हमारे जो एम्बेसीज बाहर हैं वहां वो हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल होते हैं, तो उसी तरह जो विदेशी देशों के जो एम्बेसीज हैं वो उन देशों के एम्बेसीज घरेलू क्षेत्र में शामिल होंगे। जैसे अगर हम भारत में अगर अफगानिस्तान की एम्बेसी है तो वो जो है ना अफगानिस्तान का घरेलू क्षेत्र माना जाएगा। वहां पर जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी वो सारी गतिविधियां अफगानिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में काउंट की जाएंगी। ठीक है, तो आपको घरेलू क्षेत्र की समझ में आ गई। तो जीडीपी के अंतर्गत एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा मैं आपको समझा चुका हूं, तो किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मान सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब अंतिम वस्तु और सेवा मैं शब्द क्यों यूज कर रहा हूं कि देखिए कुछ वस्तुएं होती हैं जो मध्यवर्ती वस्तुएं भी होती हैं। ठीक है, अब ये मध्यवर्ती वस्तुएं वो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज की जाती हैं। अगर हम इन मध्यवर्ती वस्तुओं के मान को भी जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जो है ना हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ा हुआ प्राप्त होगा, क्योंकि जो मध्यवर्ती वस्तु है उसकी जो है ना डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक बार फाइनल गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू तो ऐड होगी ही होगी, और जो उसकी जो जब वो मध्यवर्ती वस्तु के रूप में बिकेगा तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। तो ये जो है ना हमारे उसमें जो है ना हमारे सकल घरेलू उत्पाद को सही फिगर नहीं देगा। तो इसीलिए इस शब्द को याद रखिएगा कि सभी अंतिम उस उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मान। ठीक है, अब भारत के रेफरेंस से देखते हैं जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये 3-3 महीने के हो गए। ठीक है, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं कि ये पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, चौथी तिमाही। ठीक है, और जो हमारा जो जीडीपी की जो हम तुलना करते हैं, इस चीज को थोड़ा गहराई से समझिएगा। तो ये जो तुलना होती है तो हम इस अगर मान लीजिए कि हम पिछले वर्ष की जीडीपी और इस वर्ष की जीडीपी की तुलना कर रहे हैं तो हम इस समय हम ये देखेंगे कि हम इस वर्ष में किस तिमाही में हैं। हम उस तिमाही वो उस नंबर की जो तिमाही होगी पिछले वर्ष उसी नंबर की तिमाही से हम जीडीपी की तुलना करेंगे। मान लीजिए कि हम दूसरी तिमाही में, जैसे इस समय अगर अक्टूबर चल रहा है तो हम चौथी तिमाही में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस समय हम अगर जीडीपी की तुलना करेंगे तो हम लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तिमाही थी, चौथी तिमाही, तो इसमें हमारी जीडीपी का क्या परफॉर्मेंस रहा तो उसको हम उससे हम तुलना करके तो हम जीडीपी की परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आपको एक क्लियर पिक्चर मिला होगा और आपने घरेलू सीमा को भी समझा होगा। मैं आपको एक बार फिर से फिगर दिखा देता हूं। हमारा घरेलू क्षेत्र क्या है, जो हमारा जितना भी लैंड एरिया है, मैं यहां पर लिख देता हूं जो भी हमारा लैंड एरिया है। ठीक है, प्लस उसके बाद हमारा जो सी एरिया है और वो कहां तक है, वो 200 नॉटिकल माइल तक है। फिर हमारी जो एम्बेसीज हैं और जो हमारे मिलिट्री बेसेस हैं फॉरेन कंट्रीज में वो हमारे काउंट होंगे। और इंटरनेशनल एरिया में हमारे शिप हैं, रिसर्च सेंटर हैं या आर्मी या हमारा कोई एयरक्राफ्ट है, ये हमारे घरेलू क्षेत्र में काउंट होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।